दोस्तों नमस्कार। 26 मई 2014 गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन का वो नजारा वाकई अद्भुत था। एक ऐसा नजारा था जिसमें पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ ले रहे थे और सामने अतिथियों की कतार में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आमंत्रित किए गए थे। गजब का माहौल था। राष्ट्रपति भवन के भीतर नहीं बल्कि उसके परिसर में यह पूरे शपथ ग्रहण की व्यवस्था की गई थी। तब से लेकर अब तक इस 7 वर्ष के दौर में आपने हो सकता है इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को ढहते हुए देखा हो सकता है आपके जहन में इस देश के संवैधानिक संस्थानों को कैसे कुंद बना दिया गया यह भी आपने देखा हो, लेकिन बहुत सी चीजें अनदेखी हैं। हालांकि इस दौर में 200 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हर योजना पर चर्चा हमेशा होती रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो इस दौर में आपको याद तो है लेकिन उसके भीतर का सच आपको मालूम नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जिसके जरिए आप समझ पाएं कि 70 वर्ष के सफर के दौर में भारत को पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने हर क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो भुलाए नहीं भूलेगा। कोई उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहे तो लिख ले, लेकिन कहीं पर वह किसी दाग और धब्बे की तरह भी आपको नजर आएगा। यह कैसा सफर है? बेरोजगारी का सफर है, बैंकों का सफर है, इस देश के भीतर में जिस तरीके से प्रचार प्रसार में खर्च होता रहा उसका सफर है, इस देश में मौत का सफर है, इस देश में प्रवासी मजदूरों की परिस्थितियों का सफर है। कैसा सफर है ये? हमें लगता है कि आज इन तमाम सफर पर आपको ले चलें, उससे पहले आपको लिए चलते हैं 26 मई 2014 राष्ट्रपति भवन। नजारा देखिए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2555 दिन, जी 7 वर्ष में इतने ही दिन होते हैं। हमें लगता है इस सफर की शुरुआत सफर से ही करनी चाहिए। इस 2555 दिन में इस देश के प्रधानमंत्री ने कितना सफर किया, कितनी बार चुनाव के मैदान में रैलियों में नजर आए, दिल्ली से बाहर निकले राज्यों में घूमते नजर आए, दिल्ली और देश से बाहर निकले दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते नजर आए। कितने दिन इन्होंने व्यतीत कर दिए, जानकर हैरत होगी कि यह डोमेस्टिक यानी घरेलू उड़ानों पर जितनी उड़ानें इन्होंने भरी, इतनी उड़ान इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं भरी थी। जितनी चुनावी रैलियों में ये शरीक हुए, इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री इतनी चुनावी रैलियों में शरीक नहीं हुआ था। और तो और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी इतनी नहीं थी, लेकिन ये कितनी यात्रा थी? 682 यात्राएं। इस 682 के भीतर 212 दिन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गुजारे यानी विदेशी दौरे में गुजारे। 212 दिन अंतर्राष्ट्रीय दौरों में, 470 दिन इन्होंने अपने इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों में घूमते हुए बिताए और इस 470 में से 202 दिन
इन्होंने चुनावी रैलियों में शरीक हुए, जिसको अनऑफिशियल या नो ऑफिशियल यात्रा कही जाती है सरकारी भाषा में। यानी इसका खर्चा सरकार नहीं बल्कि पार्टी देती है। लेकिन 202 चुनावी यात्रा, कुल मिला के घरेलू यात्रा 470 और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा 212, सबको मिला दीजिएगा तो यह 682 दिन गुजरे यात्राओं में। ऐसे समझ नहीं आएगा क्योंकि 2555 दिन का यह सफर है। इसका मतलब बहुत साफ है कि हर 3 दिन और 7 घंटे के बाद प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल जाते थे। और सरल कर दें तो प्रधानमंत्री ने हर 85 घंटे के बाद अपने पीएमओ को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा और यात्रा पर निकल गए। यह है 682 दिन का कच्चा चिट्ठा। यानी हर 5वें दिन दिल्ली से बाहर, हर 12वें दिन चुनावी रैली में, हर 11वें दिन विदेश की यात्रा पर, और सबको मिला दीजिएगा तो 3.5 दिन के बाद हमेशा प्रधानमंत्री यात्रा पर रहे। 2555 दिन। यह दिमाग में अपने बसा कर रखिए, क्योंकि इसी 2555 दिन में जो प्रचार पर पैसा फूंक दिया गया वह सिर्फ 7,658 करोड़ है। सबसे ज्यादा 2017-18 में 1,313 करोड़ और सबसे कम 2019-20 में 713 करोड़। कुल मिलाइएगा तो 7,658 करोड़। यानी हर दिन 3 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के प्रचार पर इस देश ने खर्च किया 2555 दिनों में। लेकिन इसके भीतर का सवाल है, यह पैसा आता कहां से है? यह पैसा सरकार के पास जहां से भी आता है, लेकिन इस देश की जनता जिस पैसे के जरिए आने वाले वक्त में अपने भविष्य को सहेजती है, उसका नाम है बैंक। सच यह है कि इस देश के भीतर में बड़े बड़े व्यापारियों ने बैंकों से लोन लिया। इन 6 बरस के दौर में 7वां बरस का आंकड़ा अभी नहीं आया है, 2014-15 से लेकर 2019-20 तक। अगर इस आंकड़े को समझना चाहें तो सिर्फ सरकारी बैंकों से लिए गए कुल लोन की तादाद है 16,311 करोड़ रुपए। यह लोन जो रिटर्न ऑफ इसके बीच में किया गया और कुछ एनपीए का हिस्सा बन गया। और सरलता से समझिएगा तो बैंकों से हर दिन 878 करोड़ रुपए रईस लोन लेते रहे ना लौटाने के लिए, और भारत सरकार हर दिन 312 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ यानी माफ करती रही सरकारी बैंकों के हिस्से का पैसा। यानी जो लोन लेकर चला गया वो चला गया, हर दिन 312 करोड़ और हर दिन 878 करोड़ लोन लिए जा रहे थे। और सरलता से समझिए, कुल मिलाकर इन 6 बरस में 6,83,655 करोड़ सिर्फ सरकारी बैंक से लिए गए लोन को माफ किया गया। यह इस सरकार के भीतर का सच है, जो इससे पहले का सच किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं जुड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ सरकारी बैंकों भर का नहीं है। 4 तरह के बैंक है। एक तो सरकारी बैंक है, एक विदेशी बैंक है, एक स्मॉल फाइनेंस है और एक प्राइवेट बैंक है। इन चारों बैंकों को मिला दीजिएगा तो कुल मिला के 18,34,690 करोड़ रुपए इन बैंकों से लोन लिए गए और सरकार ने कुल मिला के 8,78,000 माफ कर दिया। यह भी अपने तरीके की अजूबू है। यानी 400 करोड़ रुपए डेली तमाम बैंकों द्वारा लिए गए लोन को सरकार माफ करती चली जा रही थी। आपके जहन में आएगा यह दुनिया में होता है, दुनिया में पता नहीं कहां होता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कहीं नहीं होता है, क्योंकि बैंकों का परसेंटेज जब एनपीए के तौर पर निकला, जो लोन नहीं लौट पाया, वह 9.5% एक एवरेज निकल कर आया। और उस लिहाज से देखिएगा तो अमेरिका का है 0.9%, ब्रिटेन का है 1.1%, जर्मनी का है 1.2%, साउथ अफ्रीका का है 3.7%, चीन का 1.8%। यानी किसी भी हालत में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई, जबकि इसी के जरिए पहली बार भारत सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा भी आरबीआई से ही लिया। आरबीआई से उसने जो पैसा लिया इस 2014-15 से लेकर 2021 तक के बीच में, इन 7 बरस में 5,44,732 करोड़ रुपए सरकार को डिविडेंड के तौर पर रिजर्व बैंक ने दिए। यानी एक लिहाज से हर दिन 213 करोड़ 20 लाख रुपए रिजर्व बैंक भारत सरकार को दे रहा था।
तो भारत सरकार का सफर, प्रधानमंत्री का सफर, प्रधानमंत्री का प्रचार, प्रधानमंत्री का अनूठा योजनाओं के ऐलान का बवंडर, ये सारी चीजें तो इसी में गोते लगाते हुए आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि 2555 दिनों के कच्चे चिट्ठे के भीतर का एक दूसरा सच यह है कि इसी दौर में जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, इस देश में इन 7 वर्ष के बीच में कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं बनकर आई, लेकिन 19 कंपनियां बेची जरूर गई, जिसमें प्राइवेट को बेच दिया गया, अलग से सोल्ड कर दिया गया, किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया गया। यह सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ, 19 कंपनियों के साथ हुआ। लेकिन 30 ऐसी कंपनियां इस दौर में रही जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई थी, जिसको पूरी तरीके से लिक्विडेटेड कर दिया गया, एक लिहाज से उसको खत्म किया गया, उससे जो भी पैसे की उगाही थी, करनी थी, वो सब हो गई। और डिसइन्वेस्टमेंट का अगर आंकड़ा देखिएगा कि उससे सरकार ने कितना कमाया बेच बेच के, तो उसने कमाया 3,29,917 करोड़। 2021 का अभी तक जानकारी नहीं आई है, हम 2019-20 तक की परिस्थिति बता रहे हैं। 3,29,917 करोड़ इस देश में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचकर सरकार ने कमाया, यानी हर दिन जो सरकार के पास आ रहा था 150 करोड़ रुपया। अब सोचते चले जाइए पैसा कैसे आ रहा है, किस रूप में क्या हो रहा है, तब आपके जहन में एक सवाल होगा कि इस दौर में सरकार ने जनता के लिए क्या किया, इस देश के युवाओं के लिए क्या किया। हमें लगता है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जो बार बार होती है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति शायद तमाम रिकॉर्ड से आगे निकल गई है। लेकिन एक दूसरा सवाल आज हम आपके सामने रख रहे हैं, इन 7 बरस के भीतर सरकार ने कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरी दी, केंद्र के तौर पर कितनी नौकरियां मिली, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। किसी भी शासन, यानी नेहरू लीजिए, इंदिरा लीजिए, राजीव लीजिए, वीपी सिंह लिखिए, गुजराल लीजिए, देवगौड़ा लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी लीजिए, चंद्रशेखर जी को लीजिए, किसी को भी लीजिए, इस सफर के दौर में सबसे कम रोजगार पैदा हो सका सरकारी तौर पर। अगर आंकड़े जानना चाहते हैं आप, तो देखिए 2021 में, इस फाइनेंशियल ईयर में 87,423 सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ नौकरी। पिछले बरस 1,19,000, उससे पिछले बरस 2019 में जब कोविड नहीं था 1,18,000, उससे पहले 1,32,000। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल है इन 7 बरस के भीतर में जो केंद्र सरकार नौकरी दे पाई, जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा होता था ना, वह तो बहुत दूर की गोटी है। सिर्फ 8,87,335 ही नौकरियां इन 7 बरस के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार दे पाई, यानी एक ऐसी परिस्थिति रही जिसमें 10 लाख का आंकड़ा भी 7 साल में आप छू नहीं पाए। इस देश के अलग अलग राज्यों की भी एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति बनी कि शायद इन 7 बरस काल में राज्यों ने भी सबसे कम नौकरियां दी। तमाम राज्यों को जोड़ लीजिए, तमाम केंद्र शासित राज्यों को जोड़ लीजिए, उनके जरिए जो निकल कर आया कुल मिला के 38,98,400 नौकरियां ही इन 7 बरस में तमाम राज्य सरकारों ने दी। अगर इस फाइनेंशियल ईयर का देखिएगा तो राज्य सरकार ने 2021 के फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 3,89,052 नौकरियां ही दी हैं। यानी इतनी कम नौकरी अगर दोनों को आप जोड़ भी दीजिएगा, जो कि लगभग 47,85,735 नौकरियां बनती हैं केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर, तब आपके जहन में तुरंत यह सवाल आना चाहिए। यह डाटा हम बतला दें आपको, जो पेरोल डाटा होता है नेशनल पेंशन स्कीम के जरिए, एनपीएस के जरिए, यह उसके जरिए यह पूरा डाटा निकाला गया है और अन्य माध्यमों से भी निकाला गया है। जब नौकरियां ही दी गई सिर्फ 38 लाख इन 7 बरस के दौर में राज्य और केंद्र दोनों को मिला के, तब आपके जहन में सवाल होगा कितनी नौकरियां चली गई। इस दौर में तो नौकरी बहुत गई है। सिर्फ बीते अप्रैल के महीने में 75 लाख नौकरी चली गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस 4 महीनों में इस देश के भीतर में 1,19,00,000 नौकरियां जा चुकी है। अगर आप उससे पहले की परिस्थिति में आ जाइएगा, 2020-21 में आइएगा, तो उसमें शहरी इलाकों में 98 लाख नौकरियां गई, ग्रामीण इलाकों में 60 लाख, यानी तकरीबन 1.5 करोड़ नौकरी पिछले साल और इस बरस जा चुकी है 1,19,00,000। लेकिन सवाल इससे भी नहीं शांत होता है, क्योंकि हमारे पास जो नौकरियां थी वो नौकरियां जा रही थी,
नया रोजगार हम पैदा कर नहीं पा रहे थे। और जो जानकारी निकल कर आई अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए, उसमें जानकारी आई कि 2011-12 में इस देश में एम्प्लॉयमेंट का जो पूरा लोग कितने एम्प्लॉयड थे वह लगभग 47 करोड़ 40 लाख लोग थे। आज की तारीख में वो घटते घटते 36 करोड़ पर आ गया, यानी 11 करोड़ की कमी इस दौर में जॉब लॉस की हुई है। ऐसा नहीं है कि यह कोविड के दौर है, यह सिर्फ महामारी का दौर है। उससे पहले की परिस्थितियों को जब भी आप परखना शुरू कीजिएगा तो फिर आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी आंकड़ों के लिहाज से। अब यहां सवाल होता है कि सरकार ने इस दौर में जिन स्थितियों को इस सामाजिक और आर्थिक तौर पर देश के भीतर पैदा किया, उसका सच क्या है? डराने वाला सच है। आपको तो लिंचिंग याद है या नहीं है, लेकिन 2015 से 2018 के बीच में 2 रिपोर्ट निकल कर आई। इंडिया स्पेंट की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक 69 लिंचिंग की घटनाएं हुई। लिंचिंग, भीड़ तंत्र किस तरीके से लोगों को मारता था, 33 हत्याएं सिर्फ इस दौर में हुई। और ह्यूमन राइट वॉच जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया कि मई 2015 से दिसंबर 2018 तक 100 से ज्यादा घटनाओं में 44 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। यानी इस देश के भीतर में कानून का राज है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्थितियों के साथ सरकार और राज्य सरकारें क्यों काम नहीं करती है, और सुप्रीम कोर्ट जिसे व्याख्या करनी है संविधान की, वह भी कहां चूक गया। ये सारे सवाल इन 7 वर्ष के भीतर निकल कर आए हैं, क्योंकि याद कीजिए नोटबंदी जब लागू हुई तो उसका जो डाटा निकल कर आया, सिर्फ पहले 32 दिनों में 104 लोगों की मौत लाइन में खड़े खड़े हुई। किसी के साथ जोड़ दिया गया कि उसको हार्ट अटैक आ गया, किसी को कहा गया इसको लू लग गई, किसी को कहा डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को किसी दूसरी बीमारी से जोड़ दिया गया, लेकिन वो लाइन में लगा था। इस बात को कहने से सरकार बचती रही। नोटबंदी का दौर, उस वक्त प्रधानमंत्री ने 50 दिन का वक्त मांगा था। 50 दिन से पहले ही 104 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इस 50 दिन के बाद भी जिन वादों के साथ नोटबंदी थी उनका क्या हुआ? इतना ही नहीं, हमें लगता है एक चीज और याद कीजिए। 26 मई 2014 को शपथ ली गई थी और 27 मई को जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें इस बात का जिक्र था कि ब्लैक मनी वापस लाई जाएगी। लेकिन आज की तारीख में भी उस समय जो एसआईटी बनाई गई और जिन बातों का जिक्र किया जाता था कांग्रेस के दौर में कि नाम नहीं बताया जा रहा और इसको बीजेपी खूब उछालती थी, क्या आप एक भी शख्स का नाम जान पाए? जबकि इस दौर में दुनिया भर से अलग अलग ब्लैक काला धन इसको लेकर लिस्ट अलग अलग बैंकों से, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से आई, अंतर्राष्ट्रीय देशों से निकल कर आई। इतने लोग, भारत सरकार ने किसी का नाम कभी नहीं सामने रखा। कभी कहा कि हमने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है, कभी कहा हमने नोटिस इतनों को भेज दिया है, संख्या बता दी गई 700 लोगों को नोटिस भेजा गया है, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा ब्लैक मनी को लेकर कुछ भी इस दौर में हुआ होगा। इसी तरीके से नोटबंदी ने क्या ब्लैक मनी की परिस्थिति, जो 1000 का नोट था उससे ब्लैक मनी बढ़ती थी और उससे टेररिज्म बढ़ता था, तो 2000 का नोट आ गया। कमाल की स्थिति थी। लेकिन उसके बाद मौजूदा वक्त में याद कीजिए, थर्रा जाइएगा। प्रवासी मजदूरों के साथ भी जो निर्णय 4 घंटे की मोहलत दी गई, उसमें जो जानकारी निकल कर आई उसमें बहुत साफ तौर पर था कि रेलवे ने कहा 96 लोगों की मौत हुई। जो श्रमिक ट्रेन चल रही थी, सड़कों पे जो मौत की तादाद थी, जो भूख और आर्थिक हालात से मरे, उनकी संख्या 216 थी। इलाज ना मिलने से 17 लोग थे। श्रमिक ट्रेन में 96 थे। सड़क और रोड के एक्सीडेंट में 209 लोग मारे गए। यानी कुल मिला के उस दौर को अगर देखना शुरू कीजिएगा तो 971 लोगों की मौत का यह सिलसिला आपकी आंखों के सामने रहेगा। सवाल उपलब्धियों का नहीं है, सवाल है कि किसी भी देश के भीतर में वहां के नागरिक की हैसियत क्या है सत्ता के सामने, और सत्ता क्या वाकई इस तरीके से टैक्स पेयर के पैसे को खर्च कर रही है जिससे नागरिकों का हित साधा जा रहा हो। यह एक पूरा सफर है जिसमें आप यह भी अगर देखना शुरू कर दे मौजूदा वक्त में आकर कि आप कहेंगे गवर्नेंस कैसे चलती है, तो एक उदाहरण काफी है। डिजिटल इंडिया का ऐलान किया गया, 1000 करोड़ से ज्यादा प्रचार में लगा दिया गया। डिजिटलाइज देश के अलग अलग जगहों पर, सुदूर इलाकों में हुआ या ना हुआ, लेकिन दिल्ली में तो हुआ होगा। और दिल्ली और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालय
उनको डिजिटलाइज तो किया गया होगा, लेकिन जब कोविड की परिस्थिति आई तो इस देश के भीतर में जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, जो इस देश के तमाम मंत्रालयों से जुड़ा हुआ काम करता है, तमाम मंत्रियों के लिए काम करता है, उसमें से भी लोगों की मौत, 54 लोगों की मौत हो गई जो काम करते हुए मरे। लेकिन सबकी मांग एक ही थी, वैक्सीनेशन तुरंत हो, और दूसरी मांग थी कि हम घर से काम करेंगे, क्योंकि डिजिटलाइज है, डिजिटल चीजें हैं हमारे पास, हम घर से काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहा गया नहीं, 50% की मौजूदगी रहनी चाहिए, और कुल मिला के 54 लोगों की मौत काम करने के दौरान हुई। अब वो मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन के तौर पर हर को दे तो दिया जाए। और इस दौर में बैंकिंग सर्विस, बैंक की सर्विस का जब आंकड़ा निकल कर आया तो वो ज्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि 1,500 बैंक कर्मियों की मौत पूरे देश में हो गई। ये गवर्नेंस के कौन से तरीके थे, यह भी एक सवाल है। और यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश के भीतर में जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही खोखला निकल कर आया, तो ऐसे में डॉक्टरों को चाहे आप किसी भी रूप में देखिए, लेकिन तकरीबन 400 डॉक्टर सिर्फ 2 महीने के भीतर मरे हैं। यह आईएमए की रिपोर्ट कहते हैं। यह परिस्थितियां, इसके सफर को जब आप 7 साल के भीतर में बांटना शुरू करेंगे तो हर परिस्थिति आपके सामने इस तरीके से रहेंगी जैसे हमने किसी प्रधानमंत्री को नहीं चुना था, किसी राजा ने इस देश को संभाल लिया था। वो राजा अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा था, वो सफर पर निकलता था, वो प्रचार करता था, वो योजनाओं का ऐलान करता था, उसके पास शाही बग्गी थी, शाही गाड़ियों का काफिला है। ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ 6 किलोमीटर प्रति लीटर देती है, और इसी दौर में पेट्रोल की मार जो भी होती चली गई। प्रधानमंत्री की जो उम्र है उस उम्र को पार कर चुकी है डॉलर के मुकाबले रुपए की भी कीमत। कहां कहां किन किन रूपों में किस परिस्थिति को टटोलना चाहते हैं, क्योंकि 26 मई 2014 सरकार कह रही है हम 30 तारीख को 7 साल मानेंगे, क्योंकि इस बार जब शपथ लिए थे तो हमने 30 तारीख को शपथ ली थी। हमें तो 26 मई 2014 ही याद है, तामझाम के साथ एक ऐसा शपथ ग्रहण समारोह जिसने उम्मीद, आस, भरोसा सब कुछ उसी दौर में जगा दिया था। लेकिन इन 7 बरस के भीतर इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस को खत्म होते हुए हर किसी ने देखा। संवैधानिक इंस्टीट्यूशन का उपयोग और उपभोग कैसे सत्ता करती है, इसे भी नंगी आंखों से पूरे देश ने देखा, और तमाम राज्यों ने भी देखा। टकराव की चरम सीमा को भी इस देश ने देखा। इन तमाम परिस्थितियों के बीच 2 ही सवाल बहुत तेजी से उभर कर आए, हमारा हेल्थ सेक्टर और हमारा शिक्षा का सेक्टर। दोनों धराशायी है, लेकिन एक तीसरी परिस्थिति भी पहली बार निकल कर आई। जिंदगी जीने के लिए साफ पानी और ऑक्सीजन तक देश में ना हो तो फिर आप क्या कहेंगे। यह एक ऐसा सफर है जिस सफर की बुनियाद राष्ट्रपति भवन के परिसर में तामझाम के साथ शपथ से शुरू हुई है। देखें इस सफर का अंत कहां होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।